चलिए, लाइट तो कटी हुई है अभी, फिर भी हम कुछ है बोर्ड पे अच्छा खासा लाइट, काम चल जाएगा। आगे का प्रोसेस को बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे थे थियरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस के बारे में देख रहे थे, और अब हम इस वीडियो में चैप्टर 1 को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 1 आपका नाम है चैप्टर 1 का डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसके अंदर के टॉपिक को, कंटेंट को देख लेते हैं बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग, SBT के अकॉर्डिंग। 1.1 चैप्टर 1 में 1.1 में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लोड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लोड्स, इसमें हम सिखाएंगे आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट लोड किसको कहते हैं, और इसेंट्रिक लोड किसको कहते हैं। इसेंट्रिक का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी देना। इसेंट्रिक लोड का मतलब होता है किसी इसेंट्रिसिटी पे लगाना। इसेंट्रिसिटी का मतलब हम सिखाएंगे आपको, थोड़ा सा देखिएगा इधर। ये आपको मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। ऊपर से देखने में रेक्टेंगुलर है, चलिए ऊपर से देखने में रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं सेंट्रल एक्सिस होगा। सेंट्रल एक्सिस पर डायरेक्टली आप पॉइंट करते हैं लोड को, तो ये लोड इस प्लेन को बेंड करने का कोशिश नहीं करेगा, डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस पॉइंट करते हैं तब, ठीक है। इस केस को बोलते हैं डायरेक्ट लोड। और अगर आप इस एक्सिस से इधर किसी अदर लोकेशन पर लोड को लगाते हैं तो कॉलम भार तो ले लेता है, लेकिन ऐसे लप जाता है, ऐसे उसका सेक्शन हल्का बेंड हो जाता है। इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। जो एक्सिस से जितना दूरी पर आपने लोड को भगा दिया, वो दूरी कहलाता है इसेंट्रिसिटी। उतना से लोड इसेंट्रिक है, उतना से लोड बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, उतना से लोड इसेंट्रिक है। तो ये टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड्स, ठीक है। फिर पढ़ेगा इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, इस पे दो एक्सिस होते हैं। इस क्रॉस सेक्शन पे कॉलम के 2 एक्सिस, एक एक्सिस और 2 एक्सिस, ठीक है। ये दोनों एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। जब लोड, अगर देखिएगा ये प्लेन है, ऐसे लोड ये एक्सिस एक हो गया, दूसरा एक्सिस ए हो गया, ठीक है। अगर लोड इन दोनों एक्सिस जहां पे कट कर रहा है सेंटर पे, वहां लगता है तो डायरेक्ट लोड। अब अगर एक एक्सिस इस वाला एक्सिस से खाली दूर जाता है और इस वाला एक्सिस पर ही रहता है, इधर वाला एक्सिस पर ही चलता है और इस एक्सिस से दूर जाता है, इस एक्सिस यहाँ बना हुआ है, देखिएगा ये एक्सिस यहाँ बना हुआ है। इस एक्सिस से दूर जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं, और इस एक्सिस पर हम दूर जाना है और इस एक्सिस पे चलते रहना है, इधर वाला एक्सिस पर चलते रहना है, तो दूर ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकता है। तो एक एक्सिस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों एक्सिस में से किसी एक पर रहेंगे और दूसरा से दूर जाएंगे, या तो इधर जाएंगे, इस एक्सिस के अलोंग चलेंगे, इस एक्सिस के अलोंग चलेंगे। जब इस एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो ई वाला एक्सिस से दूर जाएंगे, और जब इस एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो इधर वाला एक्सिस से दूर जाएंगे, ठीक है। तो इधर वाला एक्सिस से दूर जाएंगे तो इस एक्सिस से इसेंट्रिक हो गया, और इधर वाला एक्सिस से दूर जाएंगे तो इस एक्सिस के इसेंट्रिक हो गया। तो हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है कि इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है। दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी भी हो सकता है। कहीं पर दोनों जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ लगा दिया है कोना पे आकर के, इधर से भी दूर है, इधर से भी दूर है, तो ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से इसेंट्रिक लोड हो गया। इस केस में आपका जो कॉलम है, कॉलम बेचारा नीचे लंबा है जी, क्रॉस सेक्शन ही है खाली, ये लोड तो ले लेगा लेकिन ऐसे मुड़ते हुए लोड लेगा, ओने हुए मुड़ेगा और एने हुए भी मुड़ेगा, यानी कि दोनों एक्सिस के अबाउट ए बेंड होगा, ठीक है। तो वो आपका बोथ एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी होता है। बट आपका सिलेबस में है वो है आपका इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना आपका 1.1 में नेचर ऑफ स्ट्रेसेस। नेचर ऑफ स्ट्रेसेस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, स्ट्रेसेस का नेचर कितने तरह की होती है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस कहाँ आएगी, एक कॉलम में ही सब आपको सिलेबस में कॉलम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अगर यहाँ पर लोड आप लगाते हैं तो ये ऐसे मुड़ते हुए, देखिए कॉलम है ऐसे, ठीक, कॉलम तो लंबा है, कॉलम पर भार आएगा यहाँ, सेंटर पे नहीं आया, यहाँ आया, कॉलम हल्का कॉम्प्रेस होगा पहले क्योंकि लोड ऐसे लेना है इसको, उसके बाद हल्का ऐसे भी मुड़ेगा बेचारा, ऐसे भी मुड़ेगा, हल्का ऐसे भी कॉम्प्रेस होगा, हल्का ऐसे भी मुड़ेगा। इसेंट्रिसिटी है ना एक एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये आपका मुड़ने से इधर वाला कंप्रेशन में हो गया, उधर वाला एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर सबसे लास्ट फाइबर को बोलते हैं, एक्सट्रीम फाइबर सबसे टेंशन में। इसमें देखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा, मिनिमम स्ट्रेस कहाँ आएगा, ये सब देखने का हम कोशिश करेंगे इस सिलेबस के अनुसार। ठीक है, फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम देखेंगे। और डायग्राम फिर से आया तो फिर से डायग्राम बताएगा आपको कि पूरे क्रॉस सेक्शन के अबाउट कहाँ पर टेंशन ज़्यादा है, कहाँ पर कंप्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए 1.1 हो गया, 1.2 का डिस्कशन। आई होप देख लेते हैं एक बार लाइटिंग बचा है कि नहीं। नहीं तो लाइट तो आया नहीं अभी तक, आगे का बढ़ाएंगे, लाइटिंग रहेगा तो ही। लाइटिंग गड़बड़ा चुका है, चलिए नेक्स्ट वीडियो शूट करके इसके साथ ऐड कर देंगे हम फिलहाल। थैंक यू। ओके, लाइट आ गया, आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं आगे, वहाँ तक किए थे। ठीक है, 1.2 है ना, 1.2 में पढ़ना है आपको कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस। कंडीशन फॉर नो टेंशन, टेंशन में कंक्रीट वीक होता है जी, तो ऐसा कंडीशन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कंडीशन खोजने का कोशिश करते हैं जिसमें टेंशन नहीं आए कंक्रीट में, क्रैक ना हो कॉलम कंक्रीट का, और या कम से कम टेंशन है तो कंप्रेशन भी ना आए, कम से कम जीरो स्ट्रेस रहे एक्सट्रीम फाइबर पे, कम से कम जीरो स्ट्रेस रहे एक्सट्रीम फाइबर। है ना बातें सही, है ना बातें सही। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, मान लीजिए कि यही कॉलम है, ठीक है, यही कॉलम है, इस पे आपका इस मान लीजिए ऐसा क्रॉस सेक्शन, कॉलम इधर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बेंड होने का, प्लेन का बेंड होने का जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होता जाएगा। जैसे जैसे ज़्यादा बेंड होगा, ज़्यादा इसेंट्रिक कीजिएगा, ज़्यादा बेंड होगा। देखिए कॉलम पहले ऐसे लोड तो वर्टिकली लगता है कॉलम पे, और सेंटर पे नहीं लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ऊपर से छत का आने वाला लोड सेंटर पे लगे कॉलम पे, कहीं इसेंट्रिक पे लगता है, तो इसेंट्रिसिटी पे लगता है तो कॉलम तो पहले नीचे दबता है, उसके बाद ऐसे बेंड होता है। अब इधर टेंशन आ रहा है, इधर कॉम्प्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये दोनों है एक्सट्रीम फाइबर। अब हम लोग ऐसा सिचुएशन खोजते हैं लोड का कि वो एरिया खोजते हैं कि उस एरिया के अंदर में अगर लोड डाला जाए तो ना इधर टेंशन आए ना इधर कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो एक्सट्रीम फाइबर पे या तो क्या है आपका नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर आपका नो टेंशन या जीरो स्ट्रेस के कैटेगरी में रहे ताकि क्रैक वगैरह नहीं आए कंक्रीट में। ऐसे सिचुएशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन पता करते हैं, तो वही है कंडीशन पता करते हैं, उसी को बोलते हैं कंडीशन। वो पोजीशन पता करते हैं, कंडीशन पता करते हैं कि लोड के कौन कौन से सिचुएशन पे रखा जाए कॉलम के क्रॉस सेक्शन पर, कि सिचुएशन एक्सट्रीम फाइबर पर कैसा हो, या तो जीरो हो, या नो ही टेंशन नहीं आए, या तो फिर आपका एक्सट्रीम फाइबर पे कहानी है, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर ही ज़्यादा प्रॉब्लम के केस में पड़ जाता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ना है आपका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का लिमिट, मैक्सिमम कितना इसेंट्रिसिटी कॉलम में, आपको बताए ना कॉलम पर ऊपर से आने वाला लोड कॉन्सेंट्रिक बहुत कभी होता है प्रैक्टिकली। अरे बीम रखा रहा है, ऊपर से छत ढला रहा है, छत ज़्यादा भारी उधर हो गया तो हल्का सा लोड इधर शिफ्ट हो गया, ये कॉन्सेंट्रिक देना पॉसिबल नहीं है जल्दी। ठीक है, तो फिर इस केस में बनता क्या है, बनता है फिर तरीका कि भाई कितना इसेंट्रिसिटी अभी बताए थे आपको कि वर्टिकल एक्सिस से, इसको एक्सिस से जितना दूरी पे जाएगा वो कहलाएगा आपका ए एक्सिस 2 थे, इससे जितना दूरी पर इधर जाएगा तो इसेंट्रिसिटी, इस एक्सिस से इधर जाएगा तो इसेंट्रिसिटी। तो कितना इसेंट्रिसिटी अलाउेबल है इन द केस ऑफ कॉलम के केस में कितना इसेंट्रिसिटी तक हम लोग लोड अगर लगता है तो हम लोग को एक्सेप्ट करेगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग लिमिट ऑफ
इसेंट्रिसिटी, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे फिर हम लोग कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मिडिल थर्ड रूल, ठीक है। इसको कहते हैं, जानते हैं, वही जो सेक्शन में, अभी आपको बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए, अभी आपको हम बताएंगे कि सेक्शन में जितना, पेज ले लेते हैं यार, ये है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। सेक्शन में आपका दो ठो होता है एक्सिस, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका कुछ एरिया ऐसे रहते हैं बीच में, जिधर आप लोड लगाइएगा तो आपका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन, ऐसे कॉलम है लेकिन हम क्रॉस सेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ से दूर किसी जगह पर लोड अगर लगता है, यहाँ से दूर किसी जगह पर अगर लोड आपको लगता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ दिखा दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, अरे ऐसे रहो यार, यहाँ पर लोड लगा है, इस एक्सिस से दूर है, इस एक्सिस से दूर है, इसेंट्रिक है, तो ऐसे बेंड करेगा प्लेन को, ऐसे बेंड करेगा। कॉलम है तो ऐसे भी जाएगा और ऐसे ही बेंड होगा, ठीक है। तो ये पता करना है कि अभी हम लोग देखें कि कितना लिमिट तक, कितना मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी अलाउ करता है ये स्कोर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ए लिमिट पता चल गया, तो ये एक रीजन मिलता है हम लोग को जी, कि उस रीजन में कहीं पर भी लोड लगा दीजिए, उस रीजन में कहीं पर भी लोड लगा दीजिए, उस रीजन में आप कहीं पर भी लोड लगा दीजिए, आपको इस तरह का रीजन मिलता है। इसको कहते हैं कोर। इस रीजन में कहीं पर भी लोड अगर आता है तो आपको कॉलम सेटिस्फाई है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोर ऑफ इसेंट्रिक। सर्कुलर रेक्टेंगुलर के कंडीशन में भी पढ़ेंगे हम, कोर पता करना सीखेंगे कि वो कोर है, उसी के अंदर में आपको लोड लगाना है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, मिडिल थर्ड रूल के बेसिस पर, ठीक है। और सर्कुलर के केस में भी यहाँ तक सिलेबस हम डिस्कस कर लिए। इस चैप्टर का अकॉर्डिंग सिलेबस है, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग, चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग आपका 1.3 सिलेबस में है कॉलम्स, पिलर्स, वॉल एंड चिमनीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन। ये चिमनी यूनिफॉर्म सेक्शन मतलब सेक्शन के साइज बदलेगा नहीं, सेक्शन का साइज कांस्टेंट रहेगा। और कौन कौन चीज़ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, कॉलम के बारे में पढ़ना है, पिलर्स के बारे में पढ़ना है, वॉल्स के बारे में पढ़ना है, चिमनी के बारे में पढ़ना है, यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर। लैटरल डायरेक्शन से विंड प्रेशर आएगा, विंड प्रेशर के वजह से भी सेक्शन मुड़ते हैं। देखिए कितना बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। विंड प्रेशर्स के वजह से, विंड प्रेशर्स के वजह से आपका एक कॉलम है अगर, तो विंड प्रेशर के वजह से कॉलम जड़ पर तो फिक्स है, कॉलम ऐसे मुड़ता है, ऐसे तिरछे मुड़ता है, या ऐसे कॉलम मुड़ता है, ऐसे कॉलम भी मुड़ता है, ऐसे भी कॉलम अगर तिरछे मुड़ता हो तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे घूम रहा है कि नहीं, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर भी टेंशन और कॉम्प्रेशन आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ना है, लैटरल विंड के वजह से आता है, लैटरल डायरेक्शन से विंड मारेगा हवा तो ये मुड़ जाएगा ऐसे, लैटरल विंड की वजह से पढ़ना है आपको, सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर, ठीक है। फिर आगे है कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। विंड रेजिस्टेंस के बारे में सरफेस पर हम सीखेंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस, बेस के पास, चिमनी के बेस के पास, भट्ठा को जो चिमनी होता है, चिमनी के बेस के पास बेस पूरा ऐसे होता रहेगा हवा के वजह से जी, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा बेस पूरा, ठीक है। तो बेस के पास अगर हवा इधर से आया है, अगर हवा इधर से आया है तो आपको ऐसे चिमनी ऐसे ही उठता दिखेगा बेस लेकर के, ठीक है। तो नीचे में इधर से उठ रहा है, इधर से दब रहा है, इधर कॉम्प्रेसिव फोर्स बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे बेस के पास, और ताकि उससे पता चलेगा हमको कि कहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जहाँ है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, कहाँ पर का सॉइल पर ज़्यादा भार पड़ रहा है, सॉइल भी आ जाएगा इसमें आपको, सॉइल को दबाएगा, और इतना दब रहा है इधर का कॉम्प्रेसिव, ऐसे जब बेस उठ रहा है तो इधर का कॉम्प्रेसिव लोड बढ़ रहा है, तो सॉइल का एक बेरिंग कैपेसिटी होता है ना, उससे ज़्यादा कीजिएगा तो सॉइल फेल होगा, तो फिर टोटल पूरा उलट जाएगा कॉलम, या पूरा उलट जाएगा चिमनी एक ही बार, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना हो गया कि ओवरव्यू हम दिखाएं चैप्टर 1 का, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का ओवरव्यू दिखाएं हम आपको, ठीक है। अब हम आपको पूरा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस से छट करके आता है, ठीक है। अभी हम एक बिटा देते हैं, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस पूरा हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, तब हम आपको इसी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में से डायरेक्ट और बेंडिंग किसको कहते हैं उसको छांट के लाएंगे वहाँ से उठा के, और तब यहाँ आपको चैप्टर में आगे फॉरवर्ड करेंगे, पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, आज आपको बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलेगा फिर से, ठीक है। इस ब्लॉक में हम लोग बोले थे, बात किए थे आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस करेंगे,
और ये आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रखिएगा यह क्लासिफिकेशन। इससे ज़्यादा और स्ट्रेसेस नहीं होती है, इससे ज़्यादा और स्ट्रेसेस नहीं होती है। और इसमें सब तरह का स्ट्रेसेस किस सिचुएशन में कैसे होता है फीलिंग्स आ जाएगा आपको। इस वीडियो देखने के बाद फीलिंग्स आ जाएगा, महसूस कर पाएंगे कि भाई ये स्ट्रेसेस होती क्या है, कैसे कैसे सिचुएशन में अलग अलग नामें दी गए हैं इसको, और वहाँ से हम उठाएंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को वहाँ से लाएंगे और तब आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये जाल जो है स्ट्रेसेस का, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस का जाल है, वो कुछ नहीं है। आज आपके क्लियर हो जाएगा कि उसमें तो कुछ था ही नहीं, होना ही चाहिए वैसा उसको। ठीक है, तो इस बेसिस पर आज आपको हम क्लियर कराएंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और हमेशा के लिए रहेगा क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लासिफिकेशन आप पहले शायद हो सकता है बहुत कम ही लोग ऐसे फीलिंग्स के साथ महसूस किए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस को। और इस ब्लॉग से आपको डिफरेंस भी दिखेगा टीचर और फर टीचर में। ठीक है, चलिए, टीचर और फर टीचर में नॉलेज बहुत मेहनत से आती है, बहुत मेहनत से। किताब पढ़ लेने से ऐसे ही इमेजिनेशन नहीं हो जाता, रियल फीलिंग सबके बस की बात नहीं है। सब लोग साइंटिस्ट नहीं होते कि किताब जो कह रहा है उसको फीलिंग्स के रूप में ले आए और उसको प्रैक्टिकली समझे, ऐसा सब लोग के बस की बात नहीं है। ऐसा करके दिखाना पड़ता है प्रैक्टिकली ऊपर वाले लोगों को, और उसके लिए ऊपर वाले लोगों करेक्ट होने चाहिए, पढ़ाने वाले, आपको नॉलेज देने वाले करेक्ट होने चाहिए, उनको सही से आना चाहिए। उनको ही नहीं आता है तो ये क्या करेंगे, सिलेबस कवर करते हैं छपवा करके। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इससे ज़्यादा फिर से बोलते हैं, याद रखिएगा क्लासिफिकेशन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रेसेस आप खुद क्लासिफाई कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, फर्स्टली स्ट्रेस को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्ट या सिंपल स्ट्रेस कहते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक है, आप खुद बताइएगा कि क्यों इसको डायरेक्ट कहते हैं, हम बताएंगे, सिचुएशन आप खुद जज करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ठीक है, डायरेक्ट या सिंपल स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस आती है डायरेक्ट फोर्सेसों के वजह से, डायरेक्ट फोर्सेसों। स्ट्रेस आता ही क्यों है, स्ट्रेस क्यों आता है, फोर्स के वजह से। स्ट्रेस क्यों आता है, फोर्स के वजह से। तो किसी चीज़ पर आप डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस आना ही है। हमने कहा कि आपको स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। आप जिस एरिया पर आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं, जिस एरिया पर आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं, उस एरिया पर डायरेक्ट फोर्स अगर लगता है, उस एरिया पर डायरेक्ट फोर्स लगता है तो कहलाता है डायरेक्ट या सिंपल स्ट्रेसेस। जैसे कि आप इस एरिया पर स्ट्रेस देखना चाहते हैं और किसी ने इसको ऐसे दबा दिया, किसी ने इसको ऐसे दबाया फोर्स, इस फोर्स की वजह से आपको स्ट्रेस पर एरिया पर देखना है, तो इस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कीजिए। डायरेक्ट फोर्स आया था इस एरिया पर, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस एरिया पर फोर्स ही नहीं लगाए हैं और फिर भी इसमें स्ट्रेस आया है, फिर भी स्ट्रेस आया है। अगर इस एरिया पर फोर्स डायरेक्ट नहीं आप लगाएं और इस एरिया में स्ट्रेस आया है तो कहलाता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। वो कैसे आता है, वो कैसे आता है, जैसे कि पहला एग्जांपल तो आपको यही देते हैं, हम इसको हम ऐंठ रहे हैं, इसको हम ऐंठ रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं। इस पर फोर्स नहीं लगाया है हम, इस प्लेन पर, ये वाला प्लेन पर हम फोर्स नहीं लगाएं, ये वाला प्लेन पर फोर्स लगाएं, नहीं लगाएं, हमने क्या किया, केवल इसको ऐंठा। ठीक है, अब यहाँ से इस प्लेन को काटिएगा, यहाँ से इसको काटिए तो ये कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। ये प्लेन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे घूम रहा है कि नहीं, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जैसे कि हम इसको ऐसे ऐठे, ऐसे घुमाओ। ठीक है, ऐसे घुमा, इस प्लेन पे फोर्स तो नहीं लगाए थे, हम तो उसको ऐठे थे। ठीक है, ऐठे यानी कि टॉर्सन दिए, तो क्या हुआ, ये प्लेन इस प्लेन पर घूमने का कोशिश किया। ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन इस प्लेन पर ऐठाने का, घूमने का चाह रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, कैसे जाएगा वो। और मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड आता है तो वो रोकता है, रेजिस्ट करता है, और इसी के कारण तो स्ट्रेस डेवलप होता है। उसी रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया ही होता है स्ट्रेस, ना कि आप लगा रहे हैं वो फोर्स अपॉन एरिया।
अब बाहर से लगा रहे हो, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस नहीं होता है। अंदर में जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और वो खिंचा करके टूटना चाहते हैं, वो टूटने के कगार पे हैं, तो वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको फोर्स से रोक रहे हैं, और जिस फोर्स से रोक रहे हैं वो फोर्स का मान आपके द्वारा लगाया गया फोर्स के मान के बराबर है टूटने के पहले, टूटने के पहले। इसीलिए अंदर का इंटरनल फोर्स और बाहर का एक्सटर्नल फोर्स टूटने के पहले बराबर होता है। तो आप बाहर वाला फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए या अंदर वाला फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रेस का वैल्यू सेम आता है, लेकिन स्ट्रेस का डिफिनेशन वो नहीं है। स्ट्रेस का डिफिनेशन ये है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स अंदर में जनरेट हुआ। और ये चीज़ें डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रिजिड बॉडी पर। रिजिड बॉडी को आप कितना भी ऐंठ लीजिए, रिजिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी तनाव नहीं आता। तनाव नहीं आता है तो अंदर में फोर्स जनरेट नहीं होते, अंदर में फोर्स जनरेट नहीं होते तो रिजिड बॉडी में स्ट्रेस नहीं आता। डिफॉर्मेबल बॉडी में स्ट्रेस आता है, डिफॉर्मेबल बॉडी में स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो ये ऐंठे हम और वो ऐंठने नहीं दिया, तो रिएक्शन फोर्स, रिएक्टिव फोर्स जनरेट हुआ और रिएक्टिव फोर्स को एरिया से भागा दे देंगे वाला से। तो रिएक्टिव फोर्स किधर जनरेट हुआ है जी, देखिए इसी प्लेन के अलोंग, इसी प्लेन के अलोंग, इसी प्लेन के अलोंग रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हुआ है, इसी प्लेन में लग रहा है और इसी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, प्लेन के से डिवाइड कर रहे हैं। तो शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स। शियर फोर्स ऐंठने की वजह से है ड्यू टू टॉर्सन, ड्यू टू टॉर्सन। टॉर्सन दिए हैं, फोर्स नहीं लगा इस प्लेन में, फिर भी इसमें शियर फोर्स आया, शियर स्ट्रेस आया, तो इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आपका टॉर्सन का एग्जांपल से हम समझा लिए। टॉर्सन में केवल शियर आता है, शियर, शियर टॉर्सन के वजह से इस प्लेन में शियर है लेकिन इनडायरेक्ट है। इसमें डायरेक्टली फोर्स हम नहीं दिए थे शियर लाने के लिए, डायरेक्टली देते हैं तो डायरेक्ट शियर होता, डायरेक्टली देते तो डायरेक्ट शियर होता। डायरेक्ट स्ट्रेस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट शियर, डायरेक्टली इस प्लेन को काटने के लिए देते तो डायरेक्ट शियर, और डायरेक्ट नॉर्मल, डायरेक्टली इस नॉर्मल के अलोंग लगा दे तो डायरेक्ट नॉर्मल जो अभी दिखा रहे थे, किसी बॉडी को डायरेक्टली कंप्रेस करिए हो, इसी फोर्स, उसी प्लेन में फोर्स लग रहा है जिस प्लेन में आपको स्ट्रेस चाहिए, तो फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्ट उस प्लेन में वास्तव में फोर्स लगाया गया था, इसीलिए डायरेक्ट नॉर्मल। या फिर जो प्लेन में शियर आ रहा है डायरेक्टली उसी प्लेन को रगड़ रहे हैं आप शियर में और उसी फोर्स की वजह से शियर निकालना है तो डायरेक्ट शियर कहलाता है। लेकिन अभी टॉर्सन में जो देखे हम फोर्स नहीं लगाए थे, टॉर्सन में जो देखें वो ऐंठाने की वजह से उस प्लेन में शियर आया था, शियर आया था, वो कहलाता है टॉर्सनल शियर। टॉर्सनल शियर जो कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, जो कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस है क्योंकि डायरेक्ट शियर फोर्स लगा करके नहीं लाए। बेंडिंग इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, बेंडिंग, बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बेंडिंग आपको यहाँ आएगा, ठीक है। डायरेक्ट ए वाला आएगा और बेंडिंग वहाँ वाला। बेंडिंग इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। देखिए हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया, ये बेंड हुआ है, ऐसे बेंड होने की वजह से इसके नीचे के फाइबर खिंचा गए हैं और ऊपर के फाइबर दब गए हैं। हमने कोई फोर्स लगाया क्या, हमने इसको बेंड किया, हमने इसको बेंड किया, बेंड किया तो ई फाइबर में टेंशन फोर्स, टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और इस फाइबर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ऊपर के फाइबर में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। तो ये हमने ना कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया ना हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, हम तो इसको बेंड किए थे, हम तो इसको बेंड किए थे। तो बेंडिंग के वजह से आपका आता है नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल में यहाँ बेंडिंग नॉर्मल है, बेंडिंग टेंसाइल दोनों आता है, बेंडिंग नॉर्मल एंड बेंडिंग टेंसाइल दोनों आता है। नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग नॉर्मल कहलाता है, बेंडिंग नॉर्मल, ठीक है। और सॉरी बेंडिंग नॉर्मल तो है ही है, बेंडिंग नॉर्मल तो है ही, बेंडिंग नॉर्मल, नॉर्मल कॉम्प्रेसिव या बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल। बेंडिंग के वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और बेंडिंग नॉर्मल कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल भी हो सकता है। जैसे कि देख रहे थे आप ऊपर के फाइबर में बेंडिंग नॉर्मल कॉम्प्रेसिव, बेंडिंग नॉर्मल टेंसाइल। ये तो चलिए बेंडिंग के वजह से नॉर्मल आया, सो देखे हमने, लेकिन इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं दिए थे इस पर लोग, ठीक है। चलिए बेंडिंग के वजह से एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहे हैं। देखो बेंडिंग के वजह से देखिए पेज कैसे हो रहा है इसको, बेंडिंग के वजह से देखिए ऊपर वाला पेज स्लाइड करके ऐसे 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 पेज एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। ये तो स्लाइड होने के लिए अवेलेबल है, इसीलिए प्लेन बाहर निकल जा रहे हैं। देखिए एक प्लेन दूसरे प्लेन, एक मान लीजिए पेज प्लेन है सबका, तो बेंडिंग की वजह से देखिए प्लेन बाहर निकल गए। एक सही प्लेन एक मेल में था शुरू से, एक लाइन में था, अब प्लेन सब एक दूसरे पर बाहर निकल गए, यानी कि एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसलना चाह रहा है बेंडिंग के वजह से।
आपको पता है कि जब ये बॉडी आपका सॉलिड होगा तो एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसलने की कोशिश करेगा, तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग फिर रोकेगा और फिर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा और फिर से स्ट्रेस डेवलप होगा। जहाँ जहाँ रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल्स रिफॉर्म हुए बॉडी के अंदर में, तहाँ तहाँ अंदर में रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। उसी रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया को कहते हैं स्ट्रेस। न मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, ना अंदर में स्ट्रेन आएगा, ना स्ट्रेस आएगा। ऐसा होता है रिजिड बॉडी के केस में। तो स्ट्रेस डिफाइन है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए ये फोर्स कैसे लग रहा है। ये प्लेन एक दूसरे प्लेन पर क्या हो रहा है कि स्लिप होने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर कोई रोकता है उस प्लेन को फिसलने से, तो उसी प्लेन के अकॉर्डिंग ना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, कि उसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं, उसको रोकना है फिसलने से, तो उसी प्लेन के अकॉर्डिंग रेजिस्टिंग फोर्स देना पड़ेगा। और उसी प्लेन में फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है और उसी प्लेन के एरिया से भागा दे दीजिएगा, तो निकलेगा आपको बेंडिंग शियर स्ट्रेस। बेंडिंग के वजह से नॉर्मल भी आता है, बेंडिंग के वजह से शियर भी आता है। यही पढ़ना है आपको, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ से आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस, कंबाइंड में आपका बेंडिंग भी लगा दिए, डायरेक्ट भी लगा दिए, बेंडिंग भी लगा दिए, डायरेक्ट भी लगा दिए। ठीक है, बेंडिंग भी, जैसे कि एक आप एग्जांपल लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल वाला, एक क्रॉस सेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। आपको थोड़ा सा देखिएगा यहाँ शांति से। एक क्रॉस सेक्शन है, इस पर हम क्या किए कि यहाँ से भी लोड लगा दिए F1 और यहाँ से भी लोड लगा दिए F2। बहुत मज़ेदार एग्जांपल है। अब इसको हमें सोचिएगा, इसके वजह से, इस फोर्स के वजह से, फिलहाल इस फोर्स को हटाते हैं, केवल इस फोर्स के वजह से देखते हैं। इस फोर्स के वजह से बेंड भी कर रहा है ये, इस फोर्स के वजह से बेंड भी कर रहा है, आपका एक क्रॉस सेक्शन इसका है ना, इसका क्रॉस सेक्शन बेंड भी कर रहा है और डायरेक्ट भी शियर लग रहा है। इसे डायरेक्ट, इस प्लेन के बात करें, एक प्लेन और बीच में ले लें, हम हरा वाला ले लेते हैं, गड़बड़ा जाएगा उससे। एक प्लेन और बीच में दिखा देते हैं। ठीक है, ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन डायरेक्ट में शियर में है। ये प्लेन को डायरेक्ट ही फोर्स काटने की कोशिश किया था, इसके वजह से डायरेक्ट शियर भी आ रहा है और बेंडिंग भी आ रहा है, इस फोर्स की वजह से बेंडिंग भी आ रहा है। अब बेंडिंग आ रहा है तो बेंडिंग के वजह से बेंडिंग कॉम्प्रेशन और बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन और बेंडिंग टेंशन। ऊपर के फाइबर में बेंडिंग टेंशन, नीचे के फाइबर में बेंडिंग कॉम्प्रेशन। अब देखिए ना, एक फोर्स लगा है, इसमें डायरेक्ट शियर भी आ गया, बेंडिंग कॉम्प्रेशन, बेंडिंग टेंसाइल। ठीक है, और आपको पता है बेंडिंग के वजह से ये जो प्लेन आगे पीछे हुआ होगा, ये प्लेन जो आगे पीछे हुआ होगा, उसके वजह से बेंडिंग शियर भी आएगा, ध्यान से देखिएगा। बेंडिंग शियर इन प्लेन में आएंगे, बेंडिंग शियर इधर वाले प्लेन में आएंगे, बेंडिंग शियर बीच में हम प्लेन एक बनाए, किसी तरह बनना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन देखते हैं कोशिश करके। बेंडिंग शियर इस तरह के प्लेन में आएंगे, ठीक है, इस तरह के प्लेन में आएंगे। चलिए बना दिए, किसी तरह बन गया किसी तरह। ठीक है, इस तरह के प्लेन में आएंगे बेंडिंग शियर। ये वाला प्लेन ना फिसल आगे पीछे हो रहा है ना, मुड़ रहा है तो आगे पीछे इससे हो रहा है, इससे। ये शियर इस प्लेन में, ये शियर इस प्लेन में, ये डायरेक्ट शियर, ये बेंडिंग शियर, ये बेंडिंग शियर, ये बेंडिंग टेंसाइल, ये बेंडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट में हो गया आपका इतना। तो चलिए क्लासिफिकेशन देख लिया हम लोग स्ट्रेसेस का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस को, इस चैप्टर के टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ेंगे। और आप पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। चलिए, थैंक यू।